नमस्कार, मैं दीपक कुमार बम स्वागत करता हूं आपको अपना YouTube चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। तो आ गया हूं मैं आज आपके साथ तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके। इसमें हम लोग 30 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले का दो वीडियो, एक ठोस अवस्था वाला और दूसरा बिलियन के दो पार्ट डले हुए हैं। उन वीडियो को जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन्हें देख लें, और साथ साथ में इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। हाँ, उसके लिए नंबर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले दोनों वीडियो देख लें और फिर अभी का भी देखें, और इसमें भी साथ साथ चलें, और जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि आपको भी अपनी लेवल के बारे में पता चले कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वैद्युत रसायन चैप्टर से है। तो इसी चैप्टर से आज सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, फटाफट जवाब देते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रहा हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को कहते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रहा हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को कहते हैं सेल विभव या सेल ईएमएफ हम लोग बोल सकते हैं। चलिए सेल विभव नहीं, सेल ईएमएफ बोलेंगे। उस समय जब सेल ईएमएफ की बात की जाती है तो उस समय कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सेल ईएमएफ याद रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत अपघटन के नियम है। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया? लेमार्क के, फ्राइडे के, आर्हेनियस के, डैनियल के। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वैद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया है, जिसके दो नियम होते हैं, फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा नियम। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघटन वह है जो विलायक में घोलने पर आयन में टूटता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करता है, विलयन में जटिल आयन बनाते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। एक विद्युत अपघटन वह है जो, एक विद्युत अपघटन वह है जो विलायक में घोलने पर, ऐसा कह सकते हैं कि विलायक में घोलने पर आयन में टूटता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं क्या, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तीसरा विलयन में जटिल आयन बनाता है। तो इसका क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो विलायक में घोलने पर आयन में टूटता है और विद्युत धारा दोनों प्रवाहित भी होती है। तो लेकिन अगर इसका सुटेबल आंसर बोला जाए तो सबसे पहला जो होने वाला है वो विलायक में घोलने पर आयन में टूटता है। हालांकि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, लेकिन इसका प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड होता है। एनोड विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, इसे हम लोग देख लें कि एनोड और कैथोड का कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो याद रख लेना है, विद्युत अपघटनीय सेल की बात की जाए तो एनोड धनात्मक होता है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल की बात की जाए तो एनोड ऋणात्मक होगा। तो वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड जो होने वाला है वो धनात्मक, और वैद्युत रासायनिक सेल पूछा जाए तो एनोड ऋणात्मक। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा, 0.00 वोल्ट। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में, मानक ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते क्रम में, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन होने वाला है मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में। वैद्युत रासायनिक क्या होता है इसे बिल्कुल आप अच्छे से समझ लें, और इसका जो 2 नंबर का यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है उसमें भी इसका आने का संभावना है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्न में द्वितीय सेल है। द्वितीय सेल जानते होंगे आप लोग दो प्रकार का, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल पूछ रहा है तो लेक्लांसे सेल प्राथमिक सेल है, जबकि सीसा संचायक सेल जो कि लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं वो द्वितीयक सेल होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ZnS Zn2 प्लस। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। इसी की तरह यहाँ पे भी जो जलीय विलयन होता है उसमें आयन होता है, यानी 2 प्लस होगा यहाँ पे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को व्यवस्थित कर लेना सही से, 2 प्लस होगा यहाँ पे। तो इस सेल को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, इस सेल को डैनियल सेल कहते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होने वाला है। चलिए चलते हैं। ये जो टर्म दिख रहा है आप लोग को, हाँ, ये सेल का निरूपण है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये सेल का
निरूपण है। डैनियल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल को इसी तरीके से हम लोग निरूपित करते हैं। चलिए चलते हैं आज के 9वां क्वेश्चन, तेजी से जवाब देते जाएं। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे मुक्त होता है। तो वैद्युत अपघटनीय सेल की बात की जा रही है, जिसमें द्रवित NaCl, यानी इसमें समझ सकते हैं क्या 2 इलेक्ट्रोड होगा, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा और एक दूसरा निगेटिव, जो कि हम एक सेल से जोड़ते हैं तभी जाके ये वैद्युत अपघटनीय सेल का निर्माण करता है। बहुत अच्छे से आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि NaCl अगर इसमें होगा तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, तो बहुत अच्छे से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो प्लस वाला होता है इसको हम लोग एनोड इसमें बोलते हैं, क्योंकि वैद्युत अपघटनीय सेल है, और ये जो ये माइनस वाला इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो आप लोग इतना तो जरूर बता सकते हैं कि Na+ जो होता है, यानी NaCl जो है वो Na+ में और कह सकते हैं Cl- में डिसोसिएट टूटता है। तो Na++ वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास। इस तरीके से सोडियम के पास, यानी कैथोड पे जो जमा होगा वो सोडियम आयन जमा होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर एनोड पे पूछा जाता तो एनोड पे क्लोरीन जमा होता। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1 फैराडे बराबर होता है, 10वां क्वेश्चन है। 1 फैराडे बराबर होता है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आसान सा क्वेश्चन है, 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर होना होता है 96,500 कूलम आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन 11 नंबर वाला है। किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन की चालकता निर्भर करती है आयन की मात्रा पे, विलायक के आयतन पे, वैद्युत अपघटन के मोलर द्रव्यमान पे, विलायक के क्वथनांक पे। तो आपको पता होना चाहिए जलीय विलयन की चालकता जो है निर्भर करता है आयन की मात्रा पे। जितना ज्यादा आयन होगा चालकता उतनी ही ज्यादा होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आज के 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ते जाएं। एक वैद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कैथोड से एनोड की ओर बाह्य आपूर्ति द्वारा, कैथोड से एनोड की ओर अंत आपूर्ति द्वारा एनोड से कैथोड की ओर। और चौथा है नॉट, यानी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? वैद्युत अपघटनीय सेल में ये तो कंफर्म है कि बाह्य आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर होने वाली है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि वैद्युत अपघटनीय सेल में कुछ जब हम इस तरह का सेल बनाते हैं जो कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर से इसमें वैद्युत ऊर्जा देते हैं। बाहर से वैद्युत ऊर्जा देने का मतलब ये हो गया कि हम बाह्य आपूर्ति से इधर से, या इसको हम प्लस बोल दें, यानी ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा इसमें। तो बाह्य आपूर्ति द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से, कैथोड से एनोड की ओर। कैथोड मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये माइनस वाला से प्लस वाले की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है, प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता। प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता क्या होती है? तनुता पर धीमे से बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में घनत्व पर निर्भर करता है, तनुता पर घटता है। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो आप लोग सब लोग कमेंट करके बताएं। क्या प्रबल विद्युत अपघटन की बात की जाती है तनुता पर धीमे से बढ़ता है? तनुता मतलब उस विद्युत अपघटन को पतला करना, यानी उसमें जल और मिलाना, यानी पानी और मिलाना। तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि जब प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता की बात की जाती है तो तनुता पर पानी मिलाने पे धीरे से चालकता उसका बढ़ता है, लेकिन अगर यही दुर्बल विद्युत अपघटन होता तो तनुता पे जो चालकता होती है वो तेजी से बढ़ता। तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के 14वां क्वेश्चन पे। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है धनायन की संख्या से, वैद्युत अपघटन से, धनायन के वेग से, आयन की संख्या से। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम अभी हम लोग पढ़े थे। विद्युत अपघटनीय नियम, विद्युत विच्छेदन नियम, जो भी कुछ बोला जाए सारा एक ही बात है। तो विद्युत विच्छेदन का नियम जो संबंधित है वो आप लोग जानते होंगे वैद्युत अपघटन से, यानी वैद्युत अपघटन से संबंधित है, अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन पे। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास हम आ चुके हैं। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग भी ध्यान से पढ़ते जाएं। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य के, 1 ग्राम मोल के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, आधा ग्राम समतुल्यांक के। सभी लोग इस सवाल का जवाब देते जाएं। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप हमसे जरूर जुड़े, ताकि केमिस्ट्री में कम से कम आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे चल के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं। सब्जेक्टिव में भी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे और कुछ शॉर्ट आंसर भी
क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। अगले 1-2 दिन के बाद हो सकता है हम एक फिक्स टाइम करके आप लोगों के साथ रेगुलर लाइव आया करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य के 1 ग्राम मोल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के आधा ग्राम समतुल्य। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ये बात पहले ही बता चुके हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि एनोड धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, तो बहुत अच्छे से आपको ये बात याद रख लेना है कि एनोड धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ये निर्भर इस बात पे करता है कि वो किस सेल की बात की जा रही है। अगर हम लोग वैद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो वैद्युत अपघटनीय सेल में हमें पता होना चाहिए कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो कैथोड जो होता है उसको हम लोग माइनस के तौर पे लेते हैं और एनोड को हम लोग प्लस के तौर पे लेते हैं, यानी कैथोड पे जो होता है वो माइनस होता है और एनोड पे प्लस। और जब अगर हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल में, जिसमें कि 2 अर्ध सेल होता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें एक जिंक का रॉड और इधर कॉपर का रॉड छड़ डला हुआ होता है, और इसे सबसे पहले एक लवन सेतु से जोड़ते हैं, और दूसरा जो एक ऐसा कह सकते हैं कि इससे यहाँ पे एक कोई भी सोर्स लगा के हम लोग इसे जब जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है। तो इसमें जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है और इसमें जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है। दोनों चीज का संभावना बनने वाला है, लेकिन गैल्वेनिक सेल की बात की जा रही है, यानी इस सेल की बात की जा रही है, इसमें हम पूरी बात लिख दे रहे हैं, इस सेल की बात की जा रही है, इस सेल में एनोड जो होने वाला है वो ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए होगा। और जब कैथोड, ये हम लोग कह सकते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल की बात की जाएगी, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक वाले पार्ट पे क्या होता है, कैथोड होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये ऋणात्मक वाला पार्ट यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे एनोड है, ये बात आपको याद रख लेना। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर का, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्रमशः होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना। हाँ, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन का, यानी सोडियम फ्लोराइड विद्युत अपघटन की तरह काम करेगा और साथ साथ में इसमें जल में मिला हुआ है। तो सोडियम फ्लोराइड, यानी अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो NaF, ये किस में टूटेगा, अगर इसमें टूटने की बात करें तो ये Na+ में टूटने वाला है, और फिर दूसरा जो है F- में टूटने वाला है ये। और जल जो है हम लोग को बहुत अच्छे से पता होता है, H2O एक H+ में टूटता है और दूसरा OH- में टूटता है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो धनोद मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एनोड की बात कर रहे हैं, और ऋणोद मतलब अगर कैथोड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों पे क्या क्या होगा। ऑप्शन है F2Na, यानी फ्लोरीन सोडियम है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सोडियम, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें कि 4 आयन हो चुका है, 2 धन आयन और 2 ऋण आयन। तो कौन से, हम लोग को अगर ये पता रहे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, तो यहाँ पे अगर हम एनोड की बात कर लें सबसे पहले, कि एनोड पे हमेशा आपको याद रख लेना है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एनोड पे हमेशा जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 2 संभावना बन रहा है। 2 संभावना में आप लोग एक देख सकते हैं क्या, एक संभावना फ्लोरीन के पास और एक OH- के पास। तो एनोड पे यहाँ पे OH- ही क्या करेगा, OH- इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्लोरीन जो कि विद्युत ऋणात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहता है अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण। तो यहाँ पे OH- जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, OH- और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही ये सबसे पहले O2 ऑक्सीजन गैस बनाता है, फिर H2O बनाता है, और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ पे अगर हम इस समीकरण को संतुलित करने की बात करें तो 2 1 3, और अगर यहाँ पे हम लोग 4 ले लें, या तो फिर समीकरण संतुलित करने की जरूरत नहीं, कर भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और यहाँ पे हमें कौन सी गैस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कैथोड पे। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमें क्या मिलने वाला है, कैथोड पे जो हमें मिलने वाला है वो देख लेते हैं।
कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे हमेशा जो होता है वो अपचयन होता है, ये अपकरण यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया एनोड के द्वारा वो कैथोड पे ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला दो धनात्मक होगा, एक या तो सोडियम हो सकता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, एक सोडियम या तो एक हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन को पहले आसानी से ग्रहण कर लेगा? तो वो ग्रहण करने वाला है हाइड्रोजन, H+। जैसे आप लोग को पता होगा H+ ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत ग्रहण करता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस ये उत्पन्न करता है। तो कैथोड पे हमें मिल रहा है जो वो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, और एनोड पे मिल रहा है तो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला ऑप्शन होने वाला है। और ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है, ये BBI क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दोबारा देख लेना। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है LiCl सोडियम क्लोराइड, यानी ऐसा बोले तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। यानी ऐसा बोले अनंत, ऐसा बोल सकते हैं अनंत तनुता पे किसकी सुचालकता जो है सबसे अधिक होगी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइडों में से। तो इसका देखिए सबसे पहला ये होता है कि हम लोग इतना जानते हैं कि जो ये सब का चालकता जो है वो आयन पे निर्भर करता है। और यहाँ आयन मतलब बोले तो लिथियम आयन, दूसरा हो जाएगा बोल सकते हैं सोडियम आयन बोल सकते हैं, और अगला जो होगा वो पोटेशियम आयन। जब ये विलय विलय होगा, ये ऐसा बोल सकते हैं कि जब टूटेगा तो ये आयन बनाएगा। तो इसमें कौन सा हमें सबसे यानी किसकी चालकता सबसे ज्यादा होने वाली है? तो ये निर्भर करता है, आप बोल सकते हैं कि इसके आकार पे। जैसे हम लोग को पता है कि लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है, सोडियम का आकार भी उससे बड़ा, और फिर पोटेशियम का आकार सबसे बड़ा होता है। तो लिथियम का एक गुण है, लिथियम का गुण ये है कि जैसे विलयन में ये टूटता है, लिथियम नहीं ऐसे सारे धातु का कह सकते हैं कि जब ये जलीय विलयन में टूटता है तो लिथियम जो आकार जिसका छोटा होता है, इसमें जल के अणु ज्यादा जाके ट्रैप हो जाते हैं, ज्यादा अणु इसमें हाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी जलयोजित हो जाते। लिथियम में जल के अणु ज्यादा जाके समा जाते हैं। इस कारण से बोल सकते हैं क्या, इसका वेट यानी वजन जो है वो भारी हो जाता है। और इसी तरीके से सोडियम में भी जल के अणु जाते हैं लेकिन लिथियम से कम, और पोटेशियम में भी जल के अणु जाते हैं लेकिन लिथियम और सोडियम दोनों से कम। तो जल के अणु जैसे इसमें समाहित होते हैं या जलयोजित हो जाते हैं तो लिथियम का जो वजन है, ऐसा बोल सकते हैं कि भार है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का क्रमशः बोल सकते हैं क्या कि गमन करने का क्षमता वो घट जाता है। और हम लोग को जैसे पता है कि चालकता निर्भर करता है कि आयन जितना जल्दी गमन कर पाएगा उसका चालकता उतना ज्यादा होगा। तो पोटेशियम जिसका आकार सबसे बड़ा है और इसमें कम संख्या में जल के अणु जलयोजित होते हैं, और कम संख्या में जलयोजित होने के कारण इसका जो ऐसा बोल सकते हैं द्रव्यमान तो नहीं कहेंगे, भार बोलेंगे, भार कम होगा। और भार जब कम होगा तो इस तरीके से इसका जो चालकता है वो सबसे ज्यादा होगा। तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम का क्रम होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो चालकता होगा पोटेशियम का ऑप्शन सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम का। तो ये ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बहुत अच्छे से आपको ये बात पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को एक सेकेंड के लिए रोकना चाहूंगा, कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन 19वां नंबर पे। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब जी का मान धनात्मक हो, यानी जी ऋणात्मक हो, धनात्मक हो। इसमें जी के जगह पे आप अगर डेल्टा जी कर देते हैं तो ये ज्यादा बढ़िया होता है। सब जगह आप डेल्टा जी लिख दे तो ये ज्यादा बढ़िया होता है। तो डेल्टा जी का मान अगर ऋणात्मक होता है तभी अभिक्रिया स्वतः होता है। ये बात बिल्कुल आपको याद रख लेना है। स्वतः होने के लिए डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के 20वां क्वेश्चन। जब सीसा संचय बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी जिसे कहते हैं आवेशित होती है, यानी जब ऐसा कहा जाए बैटरी जब आवेशित होती है यानी चार्ज होती है तो उस दौरान क्या होता है? लेड ऑक्साइड घुल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घटती है। तो इसमें अगर ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं तो ऑप्शन पता चलता है क्या? ऑप्शन से ये पता चलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घटती है। ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती है, या तो कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बनता है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन।
एक फैराडे विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करवाने पर कैथोड पर जमा कॉपर की मात्रा ज्ञात करें। तो हम लोग को इतना बात पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसा कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर हम आवेश प्रवाहित करना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं क्या कि एक मोल, सिंपल सी बात है कि एक मोल ऐसा बोलें कॉपर, ये सबसे पहले टूटने वाला है Cu2 प्लस में और SO4 माइनस में, तो कॉपर की बात की जा रही है। तो इस पे दो आवेश है, यानी ऐसा समझा जा रहा है कि इसको निक्षेपित करने के लिए, जमा होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसमें 1 फैराडे बोल सकते हैं क्या, 1 फैराडे का आवेश लगने वाला है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन का चिपन करने वाले हैं तो उसमें 2 फैराडे का आवेश लगेगा। तो यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए कॉपर को, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो इसके बोल सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के बराबर कैथोड पे जो है, अगर ये बनाए हम लोग विद्युत अपगणनीय सेल बनाए, तो कैथोड पे 1 मोल ऐसा बोल सकते हैं, या तो फिर एक ऐसा हम लोग इस तरीके से इसे भी कह सकते हैं क्या कि कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम, जो कि बोल सकते हैं कि 63.5 ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल कॉपर का जो द्रव्यमान होता है वो 63.5 होता है। और उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी जो आवेश चाहिए, वो 2 फैराडे चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरत होता है। तो इसको अगर एक बार हम फिर से क्लियर करा दें तो आप लोग ध्यान से, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में या तो जगह थोड़ा कम बच रहा है, तो 1 मिनट हम आपसे लेना चाहते हैं, इसको सही से इरेज कर दें। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, फटाफट इसको इरेज करके मिटा के हम जल्दी से आपको बताने वाले हैं दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो इसमें आपको ध्यान देखना है, ध्यान ऐसे रखना है कि जब कुछ इस तरीके से ध्यान हमें रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी इसका मतलब है हमें 2 फैराडे की आवेश की जरूरत है, 2 फैराडे आवेश की जरूरत है। और अगर ये 2 फैराडे आवेश दिए तो इसमें किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान जमा होता है, और कॉपर का जैसे 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 63.5 ग्राम होता है। और अपने पास मात्र 1 फैराडे का आवेश है। 1 फैराडे का आवेश कहने का मतलब है कि ऐसा हम लोग यूनिटी में एक नियम से चले तो 2 फैराडे आवेश के लिए कॉपर जो जमा होगा 63.5 ग्राम होगा, लेकिन अपने पास 1 फैराडे है। 1 फैराडे के लिए 63.5 को, 1 मिनट ध्यान से, 63.5 को 2 से भागा दे देंगे तो ये लगभग आने वाला है, देख सकते हैं 63 का आधा 31 यानी 31 पॉइंट कुछ, यानी ऐसा बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो 1 फैराडे में याद रख लेना है 31.76 ग्राम कॉपर जमा होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेल की बात की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो सेल बनता है उसको डैनियल सेल कहा जाता है, और वही जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और ये क्या कह सकते हैं, ईंधन सेल के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये ऐसा सेल है जो कि प्रदूषण इससे बिल्कुल नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट आप लोग भी जवाब देते जाएं। 23 नंबर, सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक आप लोग जानते होंगे, सेल स्थिरांक को हम लोग एक्स से निरूपित करते हैं, और एक्स बराबर L/A होता है एल का। तो इसका इकाई क्या होने वाला है? एल का मीटर, और मीटर यानी सेंटीमीटर में लिया जा रहा है, और ए का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट के आने वाला है सेंटीमीटर इनवर्स, यानी -1 सेंटीमीटर पे -1, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर पर इनवर्स है। चलिए चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की इकाई अभी आई थी, आप बोल सकते हैं सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता की इकाई। तो चालकता का इकाई आप लोग को पता होगा, या प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर आप लोग जानते होंगे। तो विशिष्ट चालकता का जस्ट इसका उल्टा होने वाला होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर का उल्टा। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, ओम सेंटीमीटर चालक प्रतिरोधकता की इकाई होती है, जिसको विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो चालकता का इकाई जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि
पर ओम और पर सेंटीमीटर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कुछ बच्चे को सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ उसको आंसर चाहिए कि कौन सा आंसर सही है, सर ये बता दीजिए ABC, लेकिन इससे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर डाटा बदल के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा इसका मतलब भी समझने का कोशिश करें। चलिए चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का जो EMF होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य? साम्य अवस्था में आपको समझना है कि सेल का जो EMF होता है वो शून्य होता है। बहुत अच्छे से आपको ये बात याद होनी चाहिए, साम्य अवस्था में शून्य। तो ऑप्शन नंबर अपना डी होने वाला है। हालांकि उल्टा लिखा गया है तो आप लोग समझ सकते हैं, इसको आप ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं, इसको ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, जो भी है जिस भी तरीके से, तो ऑप्शन ये वाला सही होने वाला है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो ऑक्सीकारक पदार्थ कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को यानी दान देने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो सबसे ज्यादा गुण इसमें है, आपको पता चल रहा होगा कि फ्लोरीन। जब हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी पढ़े थे तो उसमें भी जो सबसे नीचे आता है वो फ्लोरीन होता है, और जो कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है तथा सबसे दुर्बल, यानी बोल सकते हैं दुर्बल अपचायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा है A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः 0.08 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। तो उनकी अपचयन शक्ति यानी अपचयक क्षमता की बात की जा रही है, अपचयक क्षमता की बात की जा रही है। तो अपचयक क्षमता बहुत अच्छे से याद रख लेना है, अपचायक यानी अपचयन शक्ति यानी अपचयन विभव की बात की जा रही है। तो अपचयन विभव हम लोग जानते हैं कि जिसका मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है उसका अपचयन विभव सबसे कम होता है। तो अब सबसे ज्यादा ऋणात्मक होने का मतलब ये हो गया है कि अब सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो है वो दिख रहा है -2 पे, यानी बी नंबर वाला जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक बी। उसके बाद ऑप्शन जो आएगा, उसके बाद ऑप्शन आएगा ए का, कह सकते हैं बी का सबसे ज्यादा क्या, तो अपचयन क्षमता घटता है बढ़ता है, इस तरीके से एक बार इसके ऑप्शन को एक बार फिर से मिलाना पड़ेगा। देख लेते हैं, अपचयन शक्ति का बात की जा रही है तो अपचयन जो शक्ति होगी वो सबसे ज्यादा किसका, तो सबसे ज्यादा उसका होता है जिसका माइनस में वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू जो हमें दिख रहा है वो -2.5 यानी -2.5 यानी ऑप्शन यानी बी वाला जो आ रहा है सबसे पहले आ रहा है, इसे नहीं यहाँ पे लिखें तो बी जो है सबसे पहले आएगा। उसके बाद सी लग रहा है क्योंकि सी का भी माइनस में आ रहा है, तो बी के बाद जो ऑप्शन होने वाला है यानी जो आने वाला है सी, और सबसे कम जो अपचयन शक्ति होगा, अपचयन विभव होगा वो ए। अपचयन शक्ति बोले अपचयन विभव एक ही बात है, तो बी सी ए ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान देंगे कि प्लस और माइनस जिसमें दिया रहता है तो उसको आप समझना है। अगर माइनस में दिया हुआ है तो समझ जाना कि अगर माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है तो उसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होने वाला है, यानी अपचयन क्षमता जो होता है, अपचयक क्षमता जो होता है वो सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी सी ए इस तरीके से होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे। तो क्या होता है, जेड बराबर, या तो ऐसे यहाँ पे लिखते हैं M बराबर ZIT, कहीं कहीं M के जगह पे W भी लिखा जाता है, तो W बराबर ZIT। तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है M के जगह पे W लिया गया है, Z तो सही है, I के जगह पे लगता है C लिया गया और T के जगह पे, तो ऑप्शन नंबर B होने वाला है। तो आप इससे अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। ये देख लेना, नहीं वाला जो बात आ जाता है, तो कुछ बार बच्चे ऐसा होता है कि नहीं को नहीं देखते हैं और इससे उसका ऑप्शन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो नहीं को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो कह रहा है विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, किस पे, समय पे। समय पे तो बिल्कुल करती है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला भी अभी पढ़े थे। जेड बराबर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हम लोग डब्ल्यू बराबर जो बोल रहे हैं ZIT, टी मतलब समय, समय पे निर्भर करता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड पे बिल्कुल निर्भर करता है। प्रतिरोध और विद्युत धारा पे भी निर्भर करता है, तो यानी प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के 30वां क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है, चालकता की इकाई होती है, चालकता की, यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, चालकता की इकाई आप लोग बता दें फटाफट। चालकता की इकाई जस्ट ऐसा कह सकते हैं कि जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो उसका उल्टा, तो उसका उल्टा एक बार फिर से आने वाला है
ओम पर इनवर्स, तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है एक बार फिर से ध्यान दें, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन ही है, तो चलिए हमने फटाफट 30 क्वेश्चन कर लिया। ये वीडियो है, ये जो लिंक है सभी लोग को शेयर कर दें, उन्हें भी इसका फायदा मिल जाए। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा कि इसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आप अगर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े। यूट्यूब पे सर्च करें द केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय बम बम सर, और फिर आप जो भी हमारे वीडियो डले हुए उन्हें देखें, जरूर आपको 12th बोर्ड के लिए फायदा मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, और फिर रूटीन बना के आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें। एग्जाम में अब देखा जाए तो महज हम हमारे लिए समझ सकते हैं क्या 20 से 22 दिन रह गया है, प्रैक्टिकल भी आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से आप अपना ऐसा बोल सकते हैं क्या तैयारी को बढ़िया करें और एग्जाम में बेहतर नंबर लाने की मतलब हमेशा जो हर संभव प्रयास करें। चलिए चलते हैं, बस अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।